कोरिया में एक मशहूर वेब नॉवेल थी 3 Ways to Survive the Apocalypse, यानी कयामत से बचने के 3 रास्ते। एक समय था जब ये कहानी बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन 10 साल और 1000 से ज्यादा चैप्टर बीत जाने के बाद अब इस कहानी का केवल एक ही पाठक बचा था, डोक्जा। डोक्जा ने ये नॉवेल मिडिल स्कूल से पढ़ना शुरू किया था और आज तक एक वयस्क होने के बावजूद वो इसे पढ़ता आ रहा है। कहानी के अंदर का हीरो जुंगह्युक देवताओं द्वारा दी गई कठिनाइयों से लड़ता है, उसके साथ ही एक एक कर गिरते जाते हैं, लेकिन जुंगह्युक कभी हार नहीं मानता। वो हर बार और मजबूत बनने की कसम खाता है। डोक्जा को ये कहानी बेहद प्रेरित करती थी। स्कूल के दिनों में जब उसके क्लासमेट्स उसे परेशान करते थे तो उसी नॉवेल को बार बार पढ़कर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। स्कूल खत्म होने के बाद वो किसी औसत से कॉलेज में गया, औसत नौकरियां की और फिर एक बड़ी कंपनी में अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने लगा। आज उसका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और साथ ही उस नॉवेल का भी आखिरी चैप्टर रिलीज हुआ है। काम खत्म करने के बाद डोक्जा आखिरी चैप्टर पढ़ता है, लेकिन एंडिंग देखकर उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि कहानी में आखिर में बस जुंगह्युक ही जिंदा बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। गुस्से में वो लेखक को मैसेज भेज देता है, ये कहानी सबसे घटिया है। ट्रेन में बैठकर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपनी कोवर्कर सोंगा दिखाई देती है, जिसकी जॉब भी आज ही खत्म हुई है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका पुराना बॉस मियोंगो ट्रेन में चढ़ आता है। वो सोंगा को परेशान करने लगता है, बार बार उस पर लाइन मारता है, जबकि सोंगा बार बार मना करती है। आखिरकार वो अगले स्टेशन पर उतर जाता है और दोनों चैन की सांस लेते हैं। तभी डोक्जा के फोन पर एक रिप्लाई आता है, कहानी को आखिर तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। सच कहूँ तो इसे खत्म करने का एकमात्र कारण तुम थे। अगर तुम्हें इसका अंत पसंद नहीं आया तो क्यों ना तुम अपनी खुद की कहानी लिखो। जब सर्विस आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। डोक्जा थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन तभी ट्रेन अचानक जोर से हिलती है और रुक जाती है। लाउड स्पीकर से एक भयानक आवाज गूंजती है, प्लैनेटरी सिस्टम 8E612 की फ्री सर्विस समाप्त हो गई है। डोक्जा अपने फोन पर टाइम देखता है, ठीक 7 बजे, और तभी उसे एहसास होता है ये सब तो बिल्कुल उसी नोवेल जैसा हो रहा है। ट्रेन के बीच में अचानक प्रकट होता है डोकेबी, कोरियाई लोक कथाओं का एक शैतानी जीव। एक यात्री उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जवाब में डोकेबी अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है और सीधे उस आदमी के सिर पर मार देता है। वो आदमी वहीं गिरकर मर जाता है। ट्रेन में हड़कंप मच जाता है, लोग चीखने लगते हैं, लेकिन डोकेबी डरावनी शक्ल बनाकर सबको चुप करा देता है। वो कहता है, देवताओं ने फैसला कर लिया है, इंसान बहुत घटिया जीव है, अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में होलोग्राम दिखाई देने लगे। उन पर पहला स्टेज लिखा था, 10 मिनट के अंदर तुम्हें किसी एक जीवित प्राणी को मारना होगा। जो ऐसा करेगा उसे 300 कॉइन्स मिलेंगे और जो नहीं करेगा वो खुद मारा जाएगा। ट्रेन अब पुल के ऊपर जमी हुई थी, जैसे समय थम गया हो। सारे डिब्बे बंद थे। जैसे ही टाइमर ने 10 मिनट की गिनती शुरू की, लोग घबरा गए। उन्होंने अपने फोन चेक किए, कोई नेटवर्क नहीं। जल्द ही अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ एक दूसरे से लड़ने लगे। एक औरत डर के मारे दूसरे डिब्बे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर कोई फोर्स फील्ड थी जो किसी को भी बाहर जाने नहीं दे रही थी। और इस तरह जब डोक्जा ने दूसरे डिब्बे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ भीड़ के बीच जुंगह्युक मौजूद था। वो तुरंत समझ गया कि अब वो सब कहानी के अंदर जी रहे हैं। तभी नदी के बीचों बीच से एक विशाल राक्षसी जीव उभरता है और ट्रेन पर जोरदार हमला करता है। झटके से पूरी ट्रेन हिल जाती है और सारे लोग छत से चिपक कर फंस जाते हैं। डोक्जा को अचानक रूल्स याद आते हैं, किसी भी जीवित प्राणी को मारना है, इंसान होना जरूरी नहीं। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा गिलियोंग अपने साथ एक एंट फार्म लिए बैठा है। डोक्जा झट से उसे पकड़ लेता है और सोंगा के पास दौड़कर जाता है। वो उसे कुछ चींटियां देता है और कहता है, ये हमारा बचने का रास्ता है। इसके बाद वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि कैसे इन चींटियों को मारकर वो सब जिंदा बच सकते हैं, लेकिन भीड़ में कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी वो खुद एक चींटी मारता है और उसी पल हवा में एक होलोग्राम चमक उठता है, जिसमें लिखा होता है 300 कॉइन्स अर्जित किए गए। अब सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। वो बताता है कि ये चींटियां सबकी जान बचा सकती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास चींटियां सीमित हैं, सबके लिए नहीं। भीड़ गुस्से में आ जाती है। तभी मियोंग ओ मौका देखकर एंट फार्म छीन लेता है और भागने की कोशिश करता है। उधर एक और कोना, जहाँ एक आदमी एक बूढ़ी औरत को बुरी तरह पीट रहा होता है। डोक्जा दौड़कर उसके सामने आ जाता है, उसे रोकता है और कहता है, ये लो एक चींटी, इसे मारो और बच जाओ। लेकिन वो आदमी ठंडे स्वर में कहता है, मुझे बूढ़ी औरत को ही मारना है। डोक्जा चौंक जाता है। उसे याद आता है कि ये आदमी नॉवेल का किरदार नामवून है, वो जो पहले स्टेज में खलनायक बन गया था। नामवून गुस्से में डोक्जा पर टूट पड़ता है और कहता है, तू ही मेरा शिकार बनेगा। डोक्जा उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। उसे अचानक याद आता है कि कहानी में हर इंसान के पास गेम जैसी स्टैट्स होती है। वो तुरंत अपने 300 कॉइन्स से स्ट्रेंथ बढ़ाता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। नामवून सीधा डिब्बे के पार जाकर गिरता है, लेकिन नामवून गुस्से में अपनी ग्रिम डार्क अवेकनिंग स्किल एक्टिव कर देता है और कुछ ही सेकंड में फिर से हावी हो जाता है। डोक्जा फिर पिटने लगता है। तभी भीड़ में अफरा तफरी मचती है और एंट फार्म जमीन पर गिर
गिर जाता है। उससे अंडों की एक ट्यूब लुढ़क कर बाहर आ जाती है। डोगजा बिना सोचे उसे कुचल देता है और अचानक उसके सामने हजारों कॉइन्स की नोटिफिकेशन झिलमिलाने लगती है। वो फौरन 3000 कॉइन्स से अपनी स्टेमिना और 3000 से अपनी एजिलिटी बढ़ा लेता है। अब उसकी स्पीड बिजली जैसी हो जाती है। वो नामवून के सारे अटैक आसानी से डॉज कर लेता है और एक जबरदस्त किक मारकर उसे गिरा देता है। नामवून डर से कांपने लगता है और कहता है, प्लीज मैं अब बूढ़ी औरत को नहीं मारूंगा, बस मुझे एक चींटी दे दो। डोगजा ठंडी आवाज में जवाब देता है, तू इस कहानी का हिस्सा बनने लायक नहीं है। तभी वो बूढ़ी औरत की तरफ दौड़ता है। नामवून फिर हमला करने आता है, लेकिन डोगजा उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो औरत का हाथ पकड़ता है, उसमें एक आखिरी चींटी रखता है और कहता है, इसे कुचल दो जल्दी। वो जैसे ही चींटी को मसलती है, टाइमर 0 पर पहुंच जाता है। पहला स्टेज समाप्त हुआ। असफल खिलाड़ियों को समाप्त किया जा रहा है। जिन लोगों ने किसी जीव को नहीं मारा था, उनके चेहरों में अचानक छेद बन जाते हैं और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। डुकेबी फिर से प्रकट होता है और कहता है, शाबाश इंसानों, अब सिर्फ 17 लोग बचे हैं जिन्होंने पहला स्टेज पास किया है। वो आगे कहता है, अब देवता तुम्हें इनाम देंगे। डोगजा को याद आता है कॉन्स्टेलेशन यानी ब्रह्मांड में रहने वाले शक्तिशाली अस्तित्व जो इंसानों की इस तकलीफ भरी जंग को मजे लेकर देखते हैं। हर खिलाड़ी के सामने अब एक लिस्ट आती है जिसमें अलग अलग कॉन्स्टेलेशन के नाम होते हैं जो उसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन जो भी किसी को चुनेगा उसे एक दिन उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। डोगजा सोचता है और तय करता है कि वो अभी किसी का स्पॉन्सर नहीं बनेगा। तभी ट्रेन फिर से झुकने लगती है। बाहर नदी में वो विशालकाय राक्षस अब ट्रेन को नीचे खींचने लगा है। सारे लोग फिर से चीखने लगते हैं। एक पूर्व सैनिक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। डोगजा उसे पहचान लेता है। वो था यूनसंग, वही किरदार जिसे उसने कहानी में पढ़ा था। जैसे ही ट्रेन पानी में झुकती है, डोगजा यूनसंग के पास जाता है और कहता है, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब समय है अपनी स्पेशल स्किल्स इस्तेमाल करने का। और इस तरह कहानी के असली खेल की शुरुआत होती है। सभी बचे हुए लोग जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागने लगते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, अगला स्टेज शुरू हो गया है, अब उन्हें इस पुल को पार करना होगा। लेकिन तभी वो विशाल राक्षस पुल का एक बड़ा हिस्सा तोड़ देता है, जिससे बीच में एक गहरी खाई बन जाती है। फिर वह वापस नदी में चला जाता है। डॉकेबी वो रहस्यमयी आवाज अब और मुश्किल बढ़ाने के लिए पुल पर एक ट्रेन का डिब्बा गिरा देता है और मरे हुए लोगों की आत्माओं को जिंदा खिलाड़ियों के पीछे भेज देता है। डोगजा और यूनसंग इन मरे हुए हमलावरों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही वे उन्हें पछाड़ देते हैं। उसी वक्त सोंगा अपनी विशेष शक्ति को सक्रिय कर देती है। उसकी स्किल एक अस्थायी सड़क बना देती है जो खाई के पार तक जाती है। सब लोग उस रास्ते पर दौड़ने लगते हैं ताकि किसी तरह जान बचा सकें। डोगजा उन्हें चेतावनी देता है कि अब जहरीली गैस फैलने वाली है, इसलिए सभी को तुरंत जमीन के नीचे शरण लेनी होगी। वो कहता है कि पास में ही एक सबवे स्टेशन है जहां वे छिप सकते हैं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जिस उपन्यास की कहानी पर यह सब घटित हो रहा है उसमें जंगह्युक इसी स्टेशन में मर जाता है जब वह एक ड्रैगन से लड़ता है। उसने मरने के बाद एक खास शक्ति का उपयोग कर कहानी को शुरू से रीसेट कर दिया था और उस वक्त स्टेशन में बाकी सब लोग भी मारे गए थे। अगर इस बार उन्हें बचना है तो उन्हें जंगह्युक को हर हाल में जिंदा रखना होगा ताकि वो कहानी को फिर से रीसेट न करे। उधर जंगह्युक एक हाथ में तलवार और दूसरे में बंदूक लिए दुश्मनों को मारता चला जा रहा है। कुछ देर बाद वह डोगजा के पास आता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया, क्योंकि नमवून को इतनी जल्दी मरना नहीं था। डोगजा उसे वो सब बताता है जो स्टेशन में होने वाला है। जंगह्युक गुस्से में उसका टाई पकड़कर उसे पुल के किनारे लटकाता है और पूछता है कि अब उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। डोगजा घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तब जंगह्युक कहता है कि स्टेशन में जाकर उससे फिर मिलना और उसे नीचे पानी में गिरा देता है। डोगजा सीधा उस राक्षस के मुंह में जा गिरता है। जब उसे होश आता है वो खुद को राक्षस के पेट के अंदर पाता है। तभी एक होलोग्राम आवाज आती है, नई स्टेज शुरू हो गई है, तुम्हें राक्षस को मारकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। डोगजा अचानक उसका नाम लेकर कहता है, बी ह्यून। ये सुनकर वह चौंक जाता है। डोगजा उसे बताता है कि उसे पता है बी ह्यून एक 9वें स्तर का डॉकेबी है और अगर वो ये स्ट्रीम्स जारी रखता है तो एक दिन ऊपर के स्तर तक पहुंच सकता है। डोगजा यह भी कहता है कि अभी वह कॉन्स्टेलेशन के बीच बहुत लोकप्रिय है, इसलिए अगर डोगजा मर गया तो बी ह्यून को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। बी ह्यून तुरंत अपने डोनेशन चेक करता है और देखता है कि वाकई दर्शक डोगजा को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए वह डर जाता है और डोगजा के साथ एक एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत हो जाता है। तभी राक्षस का पेट तेजाब से भरने लगता है। डोगजा तुरंत डॉकेबी शॉप खोलता है और वहां से कई तेज कांटे खरीद लेता है ताकि वो उन नलियों को बंद कर सके जहां से एसिड निकल रहा है। ये सब उसने उस उपन्यास में पढ़ा था। अगर वो सारी नलियां बंद कर दे तो राक्षस खुद मर जाएगा। वो जलते हुए एसिड के बीच लगातार कांटे गाड़ता रहता है जब तक कि सारी नलियां बंद नहीं हो जाती। आखिरकार राक्षस दर्द से तड़पते हुए मर जाता है और स्टेज पूरी हो जाती है। फिर डोगजा अपना हाथ राक्षस की मोटी चमड़ी में डालकर उसका कोर निकालता है। वो बी ह्यून से कहता है कि इसे डॉकेबी शॉप में ट्रेड करे और बदले में एथर ऑफ फेथ नाम की दुर्लभ वस्तु ले आए। बी ह्यून फिर जाने से पहले वह डोगजा को एक स्टार्टर पैक गिफ्ट करता है जिसमें एक खास मास्क शामिल होता है। डोगजा थका हुआ लेकिन जिंदा बाहर निकलता है। डोगजा वो मास्क पहन लेता है क्योंकि जहरीली गैस अब उस इलाके में फैल चुकी होती है। थोड़ी देर बाद वो किनारे पर गिर जाता है और उसे एक के बाद एक बहुत सारी कॉन्स्टेलेशन से स्पॉन्सरशिप की ऑफर आने लगती है, इसलिए
वो नोटिफिकेशन बंद कर देता है। इसके बाद डोगजा एक दुकान पर रुकता है ताकि कुछ खाना ले सके और कुछ लाशें ढूंढ सके। वहाँ 2 लड़कियां पहले से ही मर चुकी होती हैं और तीसरी की सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। तभी एक राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है तो डोगजा उस जिंदा बची लड़की को उठाकर भागता है। वो सड़क पर दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और वो दानव उनके पीछे हर चीज तहस नहस करता हुआ उनका पीछा कर रहा होता है। डोगजा किसी तरह सबवे स्टेशन में फिसलकर घुस जाता है और ठीक वक्त पर गेट गिरा देता है ताकि दानव टकराकर वहीं रुक जाए। अंदर गलियारे में कुछ गुंडे दिखाई देते हैं और वो चौंक जाते हैं कि लड़की ही वोन अभी जिंदा है। डोगजा को याद आता है कि उपन्यास में यही वो लोग थे जिन्होंने ही वोन को पीटा और उसके साथ बुरा किया था। वो 1500 कॉइन अपनी ताकत बढ़ाने में खर्च करता है और फिर उन गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। उनका लीडर अपनी स्किल एक्टिवेट करता है लेकिन डोगजा उसकी हर चाल को आसानी से चकमा देता है और उसे भी गिरा देता है। बाकी गुंडे सब मिलकर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ और बचे हुए लोग वहां पहुंचते हैं जिनका नेतृत्व इन होकर रहा होता है। यह देखकर गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। ट्रेन से बचे हुए लोगों का ग्रुप भी यहीं आ चुका होता है और सांगा डोगजा को बताती है कि इन हो एक सांसद है। वो स्टेशन के सर्वाइवर्स को इस तरह लीड करता है कि ऊंचे लेवल के खिलाड़ी बाहर जाकर मॉन्स्टर का शिकार करें और कॉइन बाकी लोगों से शेयर करें। उधर गिलियंग को एक ऐसी स्किल मिल चुकी होती है जिससे वो कीड़ों से दोस्ती कर सकता है। डोगजा पूछता है कि क्या झुनयुक वहां है, लेकिन वो नहीं होता। इससे उसे शक होता है कि शायद उसके फैसलों से कहानी अब बदलने लगी है। तभी कुछ लोग सबको याद दिलाते हैं कि 3 घंटे में सर्वाइवल फी भरनी होगी। ऊंचे लेवल वाले प्लेयर्स ये शुल्क इसलिए लेते हैं ताकि जब तक टनल में रहने वाला मॉन्स्टर मरा नहीं है वो सबकी रक्षा कर सकें। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए शिकार पर निकल पड़ते हैं जबकि कुछ वहीं मर जाते हैं। तभी भीड़ डोगजा को घेर लेती है और कहती है कि वो अपने कॉइन सबके साथ बांटे क्योंकि सबको पता है कि उसके पास बहुत सारे हैं। जब वो पूछता है कि यह बात किसने कही तो इन्हो आगे आकर मानता है कि वही था। वो कहता है कि उसने सोचा था डोगजा अमीर है क्योंकि उसने बहुत ताकतवर स्किल्स इस्तेमाल की थी। इन्हो माफी मांगता है और कहता है कि वो बेसहारा लोगों की मदद करे, लेकिन यह सुनकर डोगजा को याद आता है कि उपन्यास में इन्हो असल में एक बुरा आदमी था, इसीलिए वो उसे कुछ देने से इनकार कर देता है। असलियत यह थी कि इन्हो ने खुद को कॉन्स्टेलेशन को बेच दिया था और अपनी इंसानियत खो दी थी। अब वो एक राक्षस बन चुका था। भीड़ पागल होने लगती है, इसलिए डोगजा फैसला करता है कि वो उन्हें पैसे देने की बजाय स्टेज को पूरा करके सबकी मदद करेगा। वो कबाड़ के टुकड़ों से एक हथियार तैयार करता है और अपनी टीम के साथ टनल में उतर जाता है। रास्ते में ही वोन बताती है कि वो गुंडे असल में लोगों को मारकर उनके कॉइन लूट लेते थे, फिर स्टेशन लौटकर झूठ बोलते थे कि उन्होंने मॉन्स्टर से लड़कर यह कमाए। डोगजा जानता है कि कहानी में ही वोन को तो दुकान पर ही मर जाना था। टनल बहुत अंधेरी होती है तो गिलियंग अपनी स्किल से सैकड़ों जुगनू बुला लेता है जो पूरा रास्ता रोशन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सैकड़ों मॉन्स्टरों का झुंड उन पर टूट पड़ता है और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। टीम के ज्यादातर लोग अपने हथियारों से हर मॉन्स्टर को काट गिराते हैं। इस दौरान सांगा को एहसास होता है कि उसकी स्किल असल में जाले फेंकने की है। सांगा अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करती है और जाल फेंककर हमला करती है, लेकिन तभी आखिरी बचे राक्षस ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ घसीट कर ले गया। बाकी ग्रुप तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे एक सुरंग के आखिरी छोर पर पाता है जहां सांगा को बांधा गया था। अचानक एक होलोग्राम दिखाई देता है जो उनका स्वागत करता है ग्राउंड राइट श्राइन में और उन्हें आदेश देता है कि वे वार्डन ऑफ द डार्क को खत्म करें। तभी एक विशालकाय दानव सामने आता है। डोगजा बिना एक पल गंवाए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही वो वार करता है एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र उसके वार को रोक देता है और उसे जोर से पीछे फेंक देता है। अब यानसंग आगे बढ़ता है और उसके वार उस राक्षस पर असर करते हैं जिससे वो छत पर कूद कर चिपक जाता है। तभी वो अपनी स्किल इल्यूसरी प्रिजन एक्टिवेट करता है जो शरीर को कैद कर लेती है और दिमाग को तोड़ देती है। इसमें फंसने वाला हर कोई अपने सबसे डरावने यादों को दोबारा जीता है और धीरे धीरे मर जाता है। उसी में ही वोन फंस जाती है जहां वो देखती है कि कैसे इन्हो और उसके गुंडों ने उसे और उसके दोस्तों को पकड़ा था। सौभाग्य से डोगजा उसे उस भ्रम से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो गिलियंग को बचाने के लिए दौड़ता है क्योंकि वो भी लगभग फंसने वाला होता है, लेकिन इसी बीच यानसंग खुद उस जाल में फंस जाता है और अपनी फौज के दिनों की सबसे भयानक यादों को दोबारा देखने लगता है। डोगजा उसे भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार फिर से ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि इससे कुछ छोटे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। तभी वो दानव जोर से दहाड़ता है और अपने साथियों को बुला लेता है। डोगजा तुरंत बी ह्यून से संपर्क करता है और शॉप खोलने के लिए कहता है। वो व्हाइट स्टार प्योर एनर्जी खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास 1000 कॉइन कम है। दूसरी तरफ ही वोन अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षसों से लड़ रही होती है। वो उछलकर बॉस के पीछे जा पहुंचती है और उस पर जोरदार वार करती है। डोगजा भी उसी का अनुसरण करता है, छोटे छोटे राक्षसों को खत्म करता जाता है ताकि उसे जरूरी कॉइन मिल जाए। जैसे ही कॉइन पूरे होते हैं वो अपने हथियार में व्हाइट स्टार लगाता है। फिर वही वोन की तरह उछलकर दैत्य की पीठ पर वार करता है और इस बार उसका वार सीधे निशाने पर लगता है। राक्षस बुरी तरह चिल्लाता है और वहीं ढेर हो जाता है। उसके मरते ही सारे छोटे जीव भाग जाते हैं और साथ ही वो भ्रम भी गायब हो जाता है, जिससे यानसंग आखिरकार अपनी मानसिक कैद से आजाद हो जाता है। डोगजा को याद आता है कि नॉवेल में लिखा था यानसंग हमेशा इस बात के अपराध बोध में जीता है कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था। अब जब मिशन खत्म हो जाता है तो सबको अपना अपना इनाम मिलता है। हीवोन को 2 छोटी तलवारें मिलती हैं, यानसंग को एक गॉन्टलेट, गिलियंग को एक
ऐसा हेलमेट मिलता है जिससे उसका कीड़ों को नियंत्रित करने वाला स्किल और मजबूत हो जाता है। सांघा को एक रहस्यमयी कोट और डॉग्जा को एक टूटी हुई तलवार। सबको ये अजीब लगता है, लेकिन डॉग्जा जानता है कि ये साधारण तलवार नहीं बल्कि ब्रोकन फेथ है। अगर उसे एथर ऑफ फेथ मिल जाए तो ये तलवार पूरी हो जाएगी। गिलियंग उन छोटे पत्थरों की बात करता है जो लड़ाई के दौरान गिरे थे। डॉग्जा बताता है कि अगर कोई उन्हें खाए तो वो मन को एक भ्रम में डाल देते हैं। तभी पता चलता है कि स्टेशन का स्टेज अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक राक्षस अभी भी बाकी है। सब फिर से वापस लौटते हैं। हीवोन इस बार बिना रुके सीधे गैंग के लीडर पर झपट पड़ती है और उसे खत्म करके अपना बदला लेती है। इनहो अपने बाकी आदमियों को भेज देता है, लेकिन हीवोन को अब एक नया स्किल मिल चुका होता है जो उसे एक कॉन्स्टेलेशन से मिला है। अब वो इतनी तेज हो चुकी है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो सारे गुंडों को टुकड़ों में काट देती है और सबको खत्म कर देती है। अब इनहो के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो खुद मैदान में उतरता है। वो गुस्से में एक खंभे पर मुक्का मारता है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। उसका हाथ राक्षस जैसा बन जाता है और वो पूरी शक्ति से हीवोन पर हमला करता है। लेकिन हीवोन अब कमजोर नहीं है। वो उसके हर वार का जवाब देती है और उसे पीछे धकेलते हुए रेल की तरफ गिरा देती है। जब वो उसे मारने ही वाली होती है तभी स्टेशन के बाकी निवासी आकर उसे रोक लेते हैं। लोग समझाते हैं कि वे इस स्टेज को इसीलिए पूरा नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि अगला स्टेज इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उनके लिए रोज का सर्वाइवल फी देना आसान है। इसी अफरा तफरी में इनहो मौके का फायदा उठाता है। वो ही वोन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद भाग जाता है। सांघा तुरंत अपनी वेब फेंकती है और ही वोन उसी के सहारे झूलते हुए सुरंग के पार जाती है ताकि इनहो तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है अचानक एक शक्तिशाली फोर्स फील्ड उसे पीछे उछाल देता है। इनहो हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वे हार गए, मगर तभी एक गोलियों की आवाज गूंजती है। इनहो के सिर में गोली लगती है और वो वहीं गिर जाता है। इस तरह ये स्टेज खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक स्नाइपर सामने आती है और खुद को जीए कहकर परिचय देती है। वो इनहो के सारे कॉइन ले लेती है। टीम स्टेशन से बाहर निकलना चाहती है लेकिन रास्ता अब भी बंद है। तब जीए बताती है कि उन्होंने जो लड़ाई जीती वो पिछले हिस्से का स्टेज था। इनहो का पीछा करते करते वे गलती से अगले सेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं और अब यहाँ से निकलने के लिए उन्हें नया स्टेज पूरा करना होगा। जीए वहाँ से चली जाती है और डॉग्जा सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि ये वही किरदार है जो उस नॉवेल में थी। वो अपने क्लास की इकलौती सर्वाइवर है और जंग युग की शागिर्द। इसी बीच स्टेशन में फिर से वो रहस्यमयी आवाज गूंजती है। इस क्षेत्र में कुल 104 सर्वाइवर हैं। सबके पास सिर्फ 10 मिनट हैं हरे जोनों तक पहुंचने के लिए, नहीं तो राक्षस उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन समस्या ये थी कि हरे जोन सिर्फ 52 थे और बेहद छोटे, जिससे लोगों के बीच आपाधापी मच जाती है। हर कोई एक जगह पाने के लिए लड़ने लगता है। इसी दौरान एक और गैंग सामने आता है जिसका लीडर है पिल्डो। उसने एक वीआईपी एरिया बंद करके रखा है और वहाँ जगह देने के बदले कॉइन वसूलता है। पिल्डो ने उन्हीं पैसों से एक सिक्योरिटी सिस्टम खरीदा है जो बिना भुगतान के अंदर आने वालों पर सीधे गोली चलाता है। डॉग्जा अपनी टीम से कहता है कि वे सब अलग अलग होकर हरे जोन तलाशें। तभी जीए फिर से आती है और डॉग्जा को जंग युग का एक संदेश देती है। संदेश में लिखा होता है कि वो डॉग्जा के साथ मिलकर लड़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए डॉग्जा को अपनी टीम छोड़नी होगी और पूरी रात अकेले सरवाइव करना होगा। डॉग्जा को अपने स्कूल के दिनों की एक याद आ जाती है। एक बार उसका एक दोस्त उसे थप्पड़ मारकर झगड़े से दूर कर देता है ताकि गुंडे उसे छोड़ दें। ये सोचकर डॉग्जा फैसला करता है कि वो वही करेगा जो उसे करना चाहिए। अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए वो स्टेशन के एक खास कोने में जाता है। तभी बी ह्यून की आवाज आती है, अब कुछ हरे जोन गायब होंगे और नए जोन प्रकट होंगे ताकि खेल में और तनाव बढ़े। अगले ही पल डॉग्जा के पैरों के नीचे की जगह हरे रंग की चमकने लगती है। वो सही जगह चुन चुका था। वो अपनी टीम से कहता है अब बाकी सबको खुद लड़ना होगा, लेकिन हीवोन इस फैसले को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो भागने के बजाय राक्षसों से लड़ेगी। 10 मिनट का समय खत्म हो जाता है और उसी क्षण स्टेशन में डरावने दैत्य प्रकट हो जाते हैं। जो कोई भी हरे जोन में नहीं था उन सब पर वे टूट पड़ते हैं। खून और चीखों से स्टेशन भर जाता है। बाकी टीम के सदस्य हीवोन की बहादुरी देखकर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। थोड़ी झिझक के बाद डॉग्जा भी खुद को रोक नहीं पाता और उनके साथ शामिल हो जाता है। मुख्य प्लेटफॉर्म पर राक्षस लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं, लेकिन डॉग्जा की टीम अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए डटी रहती है। तभी डॉग्जा की नजर एक पोर्टल पर जाती है। वहाँ जंग युग पहले से मौजूद है, बस खड़ा होकर डॉग्जा को लड़ते हुए देख रहा है और साथ में गिलियंग की रक्षा कर रहा है। वहाँ एक हरा जोन है जिसमें सिर्फ 2 लोगों की जगह है। जंग युग पहले से एक जगह घेर चुका है। वो कहता है अगर तुम इस राक्षस से मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो बच्चे को छोड़ दो। इसी समय दूसरे पोर्टल के पास सांघा और बाकी टीम 3 लोगों के लिए बने हरे जोन तक पहुंच जाते हैं। वे सब खुद को उस राक्षसों की भीड़ से बचा लेते हैं। डॉग्जा गिलियंग को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो उसे जंग युग के साथ हरे जोन में रख देता है और खुद भागकर सारी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। सारे राक्षस उसके पीछे पड़ जाते हैं और जब वे उसे जमीन पर गिरा देते हैं तब डॉग्जा एक चमकता हुआ पत्थर निगल लेता है। पत्थर निगलते ही उसका शरीर भ्रम की जेल में चला जाता है। भ्रम में वो खुद को उस वक्त में देखता है जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से सिर्फ अपने सताने वालों को खुश करने के लिए लड़ाई की थी। उस दिन डॉग्जा जीत गया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका वो दोस्त खुद अपनी जान ले चुका है। तब से वो इस बात का बोझ अपने दिल में लिए घूमता है। उसे हमेशा उस नोवेल का अंत नापसंद था जहाँ जंग युग अपने बचाव के लिए दूसरों को कुर्बान कर देता था।
सुबह जब डोक्जा होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीम ने उसे बेहोश हालत में एक निजी कमरे में लाकर रखा था। तभी डोक्जा को याद आता है कि आज वही दिन है जब युन संग ड्रैगन से लड़ने वाला है, इसलिए वो फैसला करता है कि इस बार वो खुद उसकी जगह अपनी जान दांव पर लगाएगा। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजती है, आज 27 सर्वाइवर बाकी हैं। इसके तुरंत बाद बीह्यून बताता है कि कॉन्स्टेलेशंस गुस्से में हैं क्योंकि कुछ लोगों ने आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद की। सजा के तौर पर आज सिर्फ एक हरा जोन दिया जाएगा। वो हरा जोन पिल्डो के पैरों के नीचे बनता है और वो बिल्कुल निश्चिंत खड़ा रहता है। डोक्जा जीए से कहता है कि उसके पास एक प्लान है और उससे मदद मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। तब डोक्जा उसे झकझोरने के लिए कहता है कि उसे याद है उसने पहले स्टेज में अपने ही सहपाठियों को मारकर जीत हासिल की थी। ये सुनकर जीए की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर डोक्जा बीह्यून को बुलाता है। बीह्यून बताता है कि कॉन्स्टेलेशंस डोक्जा से बहुत खुश हैं और उस पर खूब पैसा बरसा रहे हैं। डोक्जा उनसे कहता है कि उस पैसे को कॉइन में बदल दो। फिर वो पिल्डो के पास जाता है और कहता है कि वो सारे कॉइन देकर उसे अपने साथ काम पर रखना चाहता है। पिल्डो सौदा मान लेता है और चमकते हुए स्क्वायर को डोक्जा को सौंप देता है। डोक्जा तुरंत अपनी तलवार उठाकर उस स्क्वायर को तोड़ने लगता है। भीड़ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जीए समझ जाती है कि डोक्जा क्या करना चाहता है। वो अपनी राइफल उठाकर हरे जोन पर गोली चलाती है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है। डोक्जा भीड़ की ओर मुड़कर कहता है, अगर हम सब शुरू से मिलकर लड़ते तो किसी को मरना नहीं पड़ता। फिर वो अपने सारे पैसे पिल्डो को ट्रांसफर करता है और उससे कहता है कि अब वो सबकी रक्षा करे। पिल्डो अब सबको अपने वीआईपी जोन में मुफ्त में घुसने की अनुमति देता है। फिर वो अपनी सारी सुरक्षा हथियारें बाहर निकालता है। जब राक्षसों की नई भीड़ बाहर आती है, पिल्डो गोलियों की बरसात शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पोर्टल के पास राक्षसों के शवों का ढेर लग जाता है। कुछ राक्षस गोलियों से बच निकलते हैं, लेकिन उन्हें भी डोक्जा, सांगा और हीवोन मिलकर खत्म कर देते हैं। तभी जमीन फटती है और एक विशाल ड्रैगन बाहर निकल आता है, जो लोगों पर आग उगलकर उन्हें जला देता है। जंग ह्युक अपनी तलवार और बंदूक के मेल से ड्रैगन से भिड़ जाता है। वो बिजली की तरह तेजी से वार करता है और ड्रैगन को कई बार घायल कर देता है, लेकिन कॉन्स्टेलेशंस को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वे गेम की मुश्किल बढ़ा देते हैं। अचानक स्टेशन टूटकर हवा में उठता है और सब खुद को अंतरिक्ष में पाते हैं। ड्रैगन का शरीर अब स्टील जैसा सख्त रूप ले लेता है, जो नॉवेल में कभी नहीं था। जंग ह्युक उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। वो नई तलवार बुलाता है और फिर से कोशिश करता है, पर ड्रैगन उसे हर बार पछाड़ देता है और आखिर में उसी की तलवार से उसे भेद देता है। फिर भी जंग ह्युक हार नहीं मानता। वो बार बार उठकर लड़ने की कोशिश करता है। इस बीच डोक्जा अपना स्टार्टर किट खोलता है और उसमें से वो चीज निगल लेता है जो उसे आग से बचा सकती है। सांग आ अपनी वेब का इस्तेमाल करके जंग ह्युक को ड्रैगन की पकड़ से खींच लेती है और अब डोक्जा मैदान में उतरता है। ड्रैगन उसे कई बार गिरा देता है, लेकिन अब उसकी आग डोक्जा पर कोई असर नहीं करती। जब ड्रैगन का ध्यान बंटा हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा राक्षस उस पर झपटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। पता चलता है कि क्योंकि ये जीव एक कीट है, इसलिए गिल यंग उसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जितना दर्द वो राक्षस महसूस करता है, उतना ही दर्द गिल यंग को भी होता है। दुर्भाग्य से ड्रैगन बहुत ताकतवर है और उस कीट को बुरी तरह पीट रहा है, जिससे जल्द ही गिल यंग की जान जा सकती है। यून संग ये सब देखकर तय करता है कि अब वो किसी और दोस्त को नहीं खोएगा। वह पूरे जोश से लड़ाई में कूद पड़ता है और उसी पल उसके हाथ में पहना गया गंटलेट एक मजबूत ढाल में बदल जाता है, जो ड्रैगन के हमलों को रोक देता है। ड्रैगन के चारों ओर दीवार जैसी ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं। तभी सेंगा अपने जाल से एक पुल बनाती है, जिस पर चलकर हीवोन उछलती है और सीधा ड्रैगन की पीठ पर उतरती है। वो तेजी से उसकी पीठ पर वार करने लगती है, जिससे उसका शरीर जगह जगह से फटने लगता है। अब यून संग दीवार तोड़कर जोर से धक्का मारता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए डोक्जा तलवार लेकर उसके दिल के पास वार करने की कोशिश करता है, मगर ड्रैगन झटके से ऊपर उड़ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टीम की योजना थी कि ड्रैगन के कोर को भेद कर ही उसे मारा जा सकता है, लेकिन जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी मर जाएगा। मिशन का इनाम सिर्फ इतना था कि वे एक व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। सेंगा फिर से जाल फेंकती है और ड्रैगन के पंखों को जकड़ लेती है। मौका देखकर डोक्जा छलांग लगाता है और उसकी छाती में तलवार घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार आर पार नहीं जाती। उसी वक्त जीए गोली चलाती है और ड्रैगन की छाती में दरार बना देती है, मगर ड्रैगन झटके से डोक्जा को धक्का देकर गिरा देता है। उसकी छाती फिर से बंद हो जाती है और सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। तभी जंग ह्युक बाकी सारे राक्षसों को खत्म करके फिर से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार जंग ह्युक अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन के कोर को भेद देता है। ड्रैगन के मुंह से आग का विशाल गोला निकलता है और दोनों को अपनी लपटों में समेट लेता है। ठीक वैसे ही जैसे उस कहानी में हुआ था, जंग ह्युक का जलता हुआ शरीर जमीन पर गिरता है और उसकी स्किल एक्टिव हो जाती है, जो उसे एक और मौके के लिए वापस भेज देती है। डोक्जा देखता है कि धीरे धीरे बाकी सब लोग गायब होने लगे हैं। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसे झटका लगता है जब वह देखता है कि लेखक ने उसका सौदा स्वीकार कर लिया है और उसे ईथर ऑफ फेथ भेज दिया है। डोक्जा तुरंत उस ईथर को अपनी तलवार में डाल देता है और वो तलवार एक विशेष हथियार में बदल जाती है। वह हवा में उछलता है, पूरी ताकत से वार करता है और आखिरकार ड्रैगन को पूरी तरह मार देता है। तभी एक आवाज गूंजती है, स्टेज खत्म हो गया है। डोक्जा इनाम का इस्तेमाल करके जंग ह्युक को जिंदा कर देता है। स्टेशन वापस अपने सामान्य रूप में लौट आता है। जंग ह्युक को हैरानी होती है कि डोक्जा अब भी जिंदा है, वो भी ड्रैगन की मौत के बाद, और ये सब उस खास तलवार की वजह से हुआ। चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं, लोग जश्न में चिल्ला उठते हैं। डोक्जा मुस्कुराकर सोचता है
कि अब वे सब मिलकर इस कहानी का एक नया अंत लिख सकते हैं, जहां हीरो अपने अपनों के साथ जिंदा रह सके।